और सेविंग्स की जब बात करते हैं तो आदमी को लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इंदौर के लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि वो एक्टिवली और एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट करें इंदौर के डेवलपमेंट में? इंदौर में काफ़ी कुछ नया बनने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है। और वो भी जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो होने वाले हैं, जो न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनमें से आपको क्या प्रॉमिसिंग लगता है? तो अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है और ये वाला जो इंटरनेशनल हमारा जो बस स्टेशन बन गया है, ये चालू हो जाते हैं, मेट्रो चालू हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता फिर कोई इंदौर को पकड़ पाए। अब ऐसा लग रहा है कि इंदौर भी बेंगलोर, पूना जैसा होने जा रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि इंदौर की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो यहाँ के बिजनेसेस हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं? आदित्य बिरला ने पहला स्टोर इंदौर में खोला है। नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इंदौर मेरा शहर मेरे लोग के एपिसोड में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो गट्टानी सीमेंट के ओनर हैं और केसर साड़ी के भी। सर हमारे फ्री मेडिटेशन और हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अदब की महफिल संस्था के माध्यम से वो काफ़ी मुशायरे और संगीत भी आयोजित करते हैं। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से, हेमंत गट्टानी जी। नमस्कार सर। सर बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। आज के शो में हम आपसे जानेंगे इंदौर और इंदौर के लोगों के विषय की प्रगति के बारे में। जी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं इंदौर की करंट डेवलपमेंट स्टेज को लेकर और इसे कैसे और बेहतर किया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, इंदौर का करंट डेवलपमेंट जो हो रहा है वो इंडिया की जो टॉप 10 सिटी है उसमें कहीं दूसरे तीसरे नंबर पे है। उसके पीछे जो बेसिक कारण मुझे समझ में आता है, इंदौर का 7 बार स्वच्छता में स्थान आना, नंबर 1 होना, ये एक बहुत बड़ी वजह है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है इंदौर में आने के लिए। साथ ही इंदौर एक ऐसी सिटी है जहाँ मैं मान के चलता हूँ कि अभी अपराध इतने ज़्यादा नहीं है। अगर एक लेडी भी रात को 12 बजे निकलती है तो वो सेफ है, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। भूकंप की हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, दूर दूर तक बाढ़ आने की कोई संभावना नहीं है। ये सब चीज़ें देखते हुए इंदौर में आज हर आदमी सेटल होना चाहता है और यही वजह है कि इंदौर को लोग पसंद करते हैं। उसमें मेन कारण सफाई तो है ही है, साथ में ये सारी चीज़ें हैं जो सेफ्टी वगैरह हैं, उनको देखते हुए मुझे लगता है कि आज इंदौर में लोग सेटल होना चाहते हैं। और कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लगती है? इम्प्रूवमेंट तो अगर बात करें तो अभी सफाई के मामले में हम लोगों की वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी जी। क्योंकि क्या होता है, एक पोजीशन पे आने के बाद आदमी को आदत हो जाती है, उसको लगता है कि ये सब फॉरगो है, अब तो कुछ अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अभी स्थिति खराब है। अभी सफाई के मामले में और बाकी चीजों में जैसे हम देखते हैं कि घटनाएं भी बहुत ज्यादा हो रही है। साइबर क्राइम भी इंदौर में बहुत ज्यादा हो रहा है। जहां तक स्टूडेंट्स इंदौर में जो बाहर से आ रहे हैं उनके भी क्राइम बहुत हो रहे हैं। ड्रग्स के मामले में भी इंदौर धीरे धीरे कैपिटल बनने की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीजें चिंताजनक है। अब ऐसा लग रहा है कि इंदौर भी बेंगलोर, पूना जैसा होने जा रहा है। तो वो एक गलत साइन है। मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छी चीज है। उस तरफ जो लोग जवाबदार है उनको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सर शहर की वेल्थ बिल्डिंग का तो हम मतलब समझते हैं कि शहर के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होना। तो सर आपको क्या लगता है कि इंदौर की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो यहाँ के बिजनेसेस हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? बहुत बड़ा रोल है। मुझे नहीं लगता कि जैसे हम लोग एक साड़ी का शोरूम केसर साड़ी के नाम से चलाते हैं, मेरा दावा है कि अगर आपको अभी रिसेंटली अंबानी के घर में भी हमारे यहाँ से शॉपिंग हुई है, उन लोगों ने आके की है, तो मेरा दावा है कि इंदौर में वो सारी चीजें उपलब्ध है जो बाहर जिनके लिए हम जाते थे। पहले अगर शादी थी तो हम ज्वेलरी लेने बाहर जा रहे हैं, कपड़े लेने बाहर जा रहे हैं, बाकी सब चीजें लेने बाहर जा रहे हैं। आज वो सारी चीजें इंदौर में उपलब्ध है। आदित्य बिरला ने पहला स्टोर इंदौर में खोला है, इंदिरा के नाम से, जो अभी वो लोग भी आ गए हैं गोल्ड में और ज्वेलरी में। तो उन्होंने पहला जो स्टोर है वो उसके लिए इंदौर सिलेक्ट किया। और आज इंदौर नमकीन की कैपिटल है, मेडिसिन की कैपिटल है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी इंदौर कैपिटल है। इंदौर का इतना काफी कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रोल होता है और इकोनॉमी में तो ये सब चीजें इफेक्ट डालती है। ओके।
और सर इस इकोनॉमी को वहां तक ले जाने के लिए सबका कंट्रीब्यूशन भी लगता है, एक जमीनी स्तर पे भी। वो कहते हैं ना कि सब साथ काम करेंगे तो सब साथ बढ़ेंगे। तो इंदौर के लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि वो एक्टिवली और एनर्जेटिकली पार्टिसिपेट करें इंदौर के डेवलपमेंट में? मेरा तो यही सलाह है कि लोग इंदौर को पहले तो अपना अपना इंदौर माने, क्योंकि इंदौर की जो पॉपुलेशन है उसका मेरा अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो, 60% 70% लोग अब बाहर के आ गए। हाँ। इंदौर लोकल के 40% लोग हैं। तो जो बाहर से आ रहे हैं वो इंदौर को अपना नहीं मानते हैं। तो उनका कई बार उनकी सोच रहती कि हम तो भैया रहने वाले रायपुर के या जबलपुर के हैं, हमको इंदौर से क्या लेना देना। तो वो अगर हर व्यक्ति इंदौर को अपना मानने लगेगा तो फिर कोई डेवलपमेंट में या किसी चीज में इंदौर को कोई रोक नहीं सकता है। इंदौर को बहुत पहले से मिनी बॉम्बे कहा जाता था। वो इसीलिए कहा जाता था कि बॉम्बे एक ऐसी सिटी थी जिसमें आदमी जाने के बाद उसको सेटल होने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती थी। एकदम आपने लोकल ट्रेन देखी होगी बॉम्बे की, आप खड़े हो जाइए, बैठने की जरूरत नहीं है, आप एक धक्का लगेगा आप अंदर बैठ जाएंगे। हाँ। इस और वो इंदौर के अंदर भी था कि अगर इंदौर में कोई व्यक्ति आया है तो मैंने मेरे जीवन के इतने सालों में ऐसा नहीं सुना कि इंदौर में आने के बाद आदमी बर्बाद हुआ। सच कहा। इंदौर में आने के बाद आबाद ही हुआ है। ये उसकी खुद की हरकतें अगर ठीक नहीं है तो उसका जो हो वो तो पता नहीं, लेकिन इंदौर में आने के बाद छोटे से छोटे व्यक्ति ने तरक्की की है। इंदौर ने सबको अपने हाथों में लिया है और जो कुछ भी था वो इंदौर ने दिया है। इंदौर सबको अपना लेता है। अहिल्या बाई की नगरी है। हाँ। तो हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। सच में। एक बहुत पॉपुलर कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ। तो आपका क्या मानना है कि हेल्थ का क्या सीधा कनेक्शन वेल्थ प्रॉस्पेरिटी से है? 100%। अगर आप थोड़ी देर के लिए बीमार हो जाते हैं तो बीमार क्या हो जाते हैं, अगर आपके मुंह में दांत के अंदर कुछ फंस गया है, जब तक नहीं निकलेगा ना आपका दिमाग वहीं चलता रहेगा। आप बार बार कुछ भी काम करेंगे, मोबाइल में बात करेंगे तो भी वहीं, फिर निकालेंगे, ये करेंगे। कोई प्लानिंग कर ही नहीं सकते। तो आप इतनी छोटी सी बात आपको बता रही है कि हेल्थ का एक बहुत बड़ा रोल है। आदमी स्वस्थ रहेगा तो जो काम 8 घंटे में करना है वो आधा घंटे में कर सकता है। बीमार आदमी को आप कुछ भी दे देंगे तो कर ही नहीं पाएगा, उसकी सोच भी नहीं है। तो हेल्थ अगर अच्छी है, दूसरा बाकी खर्चे आदमी कमा रहा है कुछ और आधे से ज्यादा दवाइयों में जा रहा है तो क्या फायदा है। तो इसके लिए भी अगर हेल्थ अच्छी है तो उसका पैसा वहां भी बचेगा। हमने आपका अदब की महफिल में नाम सुना है, तो मतलब आप आर्ट्स और म्यूजिक सर्कल्स में काफी एक्टिव हैं सर। तो आपको लगता है कि इन एक्टिविटीज से लोगों का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, इम्प्रूव होता है? देखिए मैं ना रोज सुबह 3:30-4 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे से सोता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जो समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो अदब की महफिल और कुछ नहीं, समय का सदुपयोग है। हाँ। ये अलग बात है कि लोग उसके अंदर आके, कई लोग बोलते हैं हमको कि हम आपके कार्यक्रम में आते हैं तो हम डिप्रेशन से बाहर आ गए। अरे वाह। ये कल की बात, एक बैंक एम्प्लॉय थे, उन्होंने बोला यार मैं बहुत परेशान चल रहा था पर अब मैं म्यूजिक के कार्यक्रम में जाने लगा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक छोटा सा उदाहरण है, ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम होगा कि वहाँ मिल्क पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो वहां पे ये प्रयोग किया गया है कि गाय के जहां वो दूध देती है वहां म्यूजिक लगाया गया। हाँ, ये हमने तो भी सुना म्यूजिक है। लगाने के बाद उसकी जो दूध देने की कैपेसिटी है वो 10 टाइम्स बढ़ गई। हाँ। तो जब एक गाय, एक जानवर अगर म्यूजिक के उसमें, इसीलिए सबसे पहले गवर्नमेंट, फिर आईटी सेक्टर में किया, फिर स्टेट बैंक ने और बैंक्स ने भी किया कि ऑफिसेज में एक हल्का फुल्का म्यूजिक चलते रहना चाहिए। हल्का फुल्का म्यूजिक चलता रहे तो उससे आदमी की जो इफिशिएंसी हो बढ़ जाती है। तो अगर आदमी की हेल्थ अच्छी है, आदमी इस तरीके के संगीत के कार्यक्रमों में जा रहा है, उसको रुचि पैदा हो रही है, तो आप शाम को सोते समय आधा पौन घंटा आपकी रुचि का गाना, चाहे वो पुराना हो नया हो, सुन लीजिए, आपको दिन भर की थकान सारी खत्म हो जाएगी। तो एक छोटा सा प्रयास हम करते हैं कि अदब की महफिल के जरिए ऐसे कार्यक्रम करते हैं कि लोगों को अच्छे लगते हैं। सर, इंदौर में काफ़ी कुछ नया बनने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है। उन वो भी जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स जो होने वाले हैं, जो न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनमें से आपको क्या प्रॉमिसिंग लगता है? देखिए मेट्रो अभी फिलहाल जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेट्रो आगे चल के तो जरूरत बनेगी। हमारा जो इंटरनेशनल बस स्टैंड आ रहा है जो चालू होने वाला है, प्लस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बड़ा बनने वाला है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है इंदौर को बहुत आगे ले। आज हम जो इंदौर जो कुछ भी पिछड़ा हुआ है उसके सबसे पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रांसपोर्ट की निगाह से ये इतना कनेक्टिव नहीं है। आज हम लोग ट्रेन के लिए भी सोचे,
या फ्लाइट के लिए भी सोचें तो हम इतने कनेक्टिंग नहीं है जितने दूसरी सिटीज हैं। तो अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है और ये जी। वाला जो इंटरनेशनल हमारा जो बस स्टेशन बन गया है, बन गया। ये चालू हो जाते हैं, मेट्रो चालू हो जाती है, हम्म। तो मुझे नहीं लगता फिर कोई इंदौर को पकड़ पाएगा। ये तो और टीयर 2 सिटीज में जितनी तेजी से वो बढ़ रहा है तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई पकड़ सकता सही है बात। स्पीड को। सर और ये जो लोकल बिजनेसेस के बारे में आपने बताया था कि इनका बहुत बड़ा योगदान है इकोनॉमी में हमारे इंदौर की, तो सर हम ऐसा कोई स्ट्रेटेजी भी ला सकते हैं, कोई आपके कुछ ऐसे उपाय जो इन लोकल बिजनेसेस को इंदौर की प्रगति से बेनिफिट मिल सके, उनको भी फायदा मिल सके कि शहर तो बढ़ रहा है हमारा, लेकिन वो शहर के बढ़ने से छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस को क्या फायदा मिल रहा है उससे? देखिए, जहाँ तक बड़े बड़े मॉल आ रहे हैं और ऑनलाइन बिजनेस आने के बाद ये छोटी दुकानों को तकलीफ तो आई है, लेकिन फिर भी हम अभी आप बॉम्बे में या कहीं जाएंगे, अहमदाबाद में जाएंगे, तो वो 5-5 हज़ार फ्लैट्स की टाउनशिप है। अब अगर वहाँ पे ये छोटी दुकानें होती हैं जी। तो इसके जरिए उन लोगों को भी काम मिल जाता है और वो टाउनशिप के लोग ही खोल लेते हैं, तो दोनों, उनका भी काम हो जाता है, उनका भी काम हो जाता है। दोनों तरफ। तो अगर हम छोटी दुकानों की सोचें कि इनकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो ये बात गलत है। हर कोई आदमी मॉल में जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। कई लोग तो जाने से बिचकते हैं कि यार वहाँ जाएंगे शायद महंगा होगा, तो इस वजह से भी नहीं जाते हैं। और छोटी दुकानें डेफिनेटली यूँ रिजनेबल होती हैं, जो एक आम आदमी होता है उसके दायरे में रहती हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि छोटी दुकानों का एक बहुत बड़ा रोल है और वो भी चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि उनका अस्तित्व खत्म होगा, और उनकी वजह से इकोनॉमी में भी ग्रोथ है, भयंकर ग्रोथ है। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, मुझे पता नहीं है आपने शिवधाम, सिलिकॉन सिटी, ऐसी कुछ कॉलोनी के नाम सुने होंगे, नहीं सुने मुझे पता नहीं है। ऐसी कॉलोनी 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार लोग रह रहे हैं, सब कुछ कॉलोनी के अंदर है, सब कुछ कॉलोनी के अंदर कैंपस है, में ही सब कुछ वही है। वो बाहर आते ही नहीं है, उनको जरूरत ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। सब्जी भी अंदर मिलती है, तो बड़े बड़े सैलून भी अंदर खुल गए, तो बड़ी बड़ी शॉप्स खुल गई, इवन ज्वेलरी की शॉप भी खुल गई है। तो इन छोटी दुकानों का बहुत बड़ा रोल है, इनकी वजह से इकोनॉमी में भी बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, इंदौर में काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और बहुत इस कंस्ट्रक्शन के साथ अर्बन डेवलपमेंट को मतलब कैसे बैलेंस किया जा सकता है कि इंदौर की हरियाली भी बनी रहे, ग्रीनरी भी, और कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वो भी कंस्ट्रक्शन, उनका भी डेवलपमेंट होता रहे। अभी चूंकि मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही हूँ, तो मेरा ये मानना है कि इंदौर में अभी, इंदौर, बॉम्बे और पुणे और अहमदाबाद से थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग सीमेंट का काम कर रहे हैं, तो सीमेंट में जो मेरा कंज्यूमर बेस है वो 90% इंडिविजुअल हाउस बनाने वालों का है। मेरे यहाँ बड़े बिल्डर नहीं आते। इसके बावजूद मैं 35 साल से ऑल इंडिया में हाईएस्ट सेल कर रहा हूँ कंपनी में। तो मेरा ये मानना है कि अभी इंदौर में इंडिविजुअल हाउस बनाने वालों की कमी नहीं है, वो बना रहे हैं। तो इंडिविजुअल हाउस हो या मल्टी स्टोरीज हो या टाउनशिप हो, हरियाली का रोल है। अगर हम एमओएस का, एक्चुअली क्या हमारे यहाँ लोग एमओएस का पालन नहीं करते हैं। पहले मकान कुछ भी बना लेते हैं, उसके बाद जब नगर निगम बोलता है, अच्छा, नगर निगम भी पहले ध्यान नहीं देता है और बाद में ध्यान देता है, तो उस समय फिर लगता है कि हरियाली नहीं है। अब प्लांटेशन कर रहे हैं। अब आपने मतलब दीवार से दीवार चिपका के मकान बना लिया है, तो आप प्लांट कहाँ लगाएंगे? अगर एमओएस होता, खुला होता, तो आप खुद प्लांट लगा सकते थे। अब आपको प्लांट लगाने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है। अब वो प्लांट आपके घर पे लगे हुए प्लांट की आप खुद देखभाल कर सकते हो। एक बाहर 10 किलोमीटर दूर जो प्लांट लगा, उसकी आपकी देखभाल नहीं। तो प्लांटेशन तो बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये आज अगर आप पूना, बॉम्बे में जाके देखेंगी, इतनी बढ़िया हरियाली दिखती है टाउनशिप में। उसका रीजन ये है कि वहाँ एमओएस का पालन किया जाता है। इस मामले में बॉम्बे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो नंबर 1 है। वहाँ रूल से ही सारा काम होता है। हमारे यहाँ ये चीजें नहीं है। तो हमारे यहाँ भी जब चीजें आएंगी या लोग ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली हमारे यहाँ भी ग्रीनरी होगी और अच्छा लगेगा, शहर भी सुंदर दिखेगा। ये सारी चीजें हैं। शुरुआत में ही ध्यान दे तो बाद में ये प्लांटेशन बिल्कुल नहीं करना पड़ता। हर आदमी को कंपलसरी, मैं तो अभी हमने शायद आपने पता सुना होगा कि नहीं, अभी हम लोगों ने अदब की महफिल में संडे को मुशायरा किया। उसमें हमने 4 काउंटर लगाए, रक्तदान, नेत्रदान, वृक्षारोपण और जल संरक्षण। करीब 1100 एलिट क्लास के लोग थे। हमने 700 प्लांट वहां बांटे, सबको एक एक प्लांट दिया। इसके बाद हमने जल संरक्षण के फॉर्म भरवाए। हमको कोई फोटो नहीं खिंचवाना था, हमको ये भी नहीं बताना था कि हम ये काम कर रहे हैं। हमने 700 प्लांट बांटे। नेत्रदान के 22 फॉर्म भराए और रक्तदान के कम से कम हमने 200 फॉर्म भरवाए हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों को रक्त की बहुत प्रॉब्लम जा रही है, तो हमने वो भी भरवाए।
तो काम करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। हमने मुशायरे के कार्यक्रम में ये 4 करवा लिए, उसके लिए आपको कोई क्लब बना के या बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी अपने घर से भी शुरुआत कर सकते हैं। जहां मैं रहता हूँ मेरे घर पे सभी प्लांट लगे हुए हैं, मतलब हमारे यहाँ नीम भी लगा है, पीपल भी लगा है, रुद्राक्ष भी लगा है, कदम भी लगा है, सब लगा है, और हमने अच्छे काफी प्लांट लगा रखे हैं। तो हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मेरी व्यक्तिगत जवाबदारी है, तो फिर कोई भी काम हमको करने में तकलीफ नहीं होगी। और निश्चित रूप से इंदौर में प्लांटेशन की बहुत कमी है और ये होना चाहिए। और सब घरों में अगर खुद का गार्डन भी है तो वो गार्डन कौन तभी होगा जब एमओएस का पालन होगा। अब हम सोचते हैं कि 1500 स्क्वायर फीट का हमारा प्लाट है या 500 का है या 600 का है, सारा ही हम यूज कर लें तो फिर नहीं हो पाएगा। ये हमारी व्यक्तिगत जवाबदारी है कि हम इसको निभाएं। बिल्कुल सर, आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कैसे सिखाते हैं? देखिए, मेरा बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे भाई, हम 2 भाई रहते हैं एक साथ। हाँ। तो मेरे भाई का बच्चा एक LLM है और एक MBA है। तीनों को इस मामले में कोई किसी चीज की सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैंने आज के टाइम में सीखी या समझी है, हमारे फादर हमारे लिए चिंता करते थे, लेकिन हमको अब हमारे बेटे जो हैं उनकी इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसी बच्चे को अपने माँ बाप की वेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बिल्कुल पता कर लीजिए, एक बच्चा इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं है कि उसके पापा की या फादर की क्या प्रॉपर्टी है, मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको कोई लेना देना नहीं है। वो खुद कमाता है, खुद एंजॉय करता है, खुद कमाता है, खुद एंजॉय करता है। और उनके सजेशंस, मतलब जब हम बच्चों से बात करते हैं तो उनके सजेशंस हमको देख के ऐसा लगता है कि हमारा पिछला जीवन, इतना अनुभव किसी काम का नहीं है। जो हमारे आज के जो बच्चे हैं ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब हमने शेयर में पैसा लगा दिया, डुबो दिया, हमने न जाने कौन कौन सी बीमा पॉलिसियां ले ली, डुबो दिया। वो उनका बहुत क्लियर कट माइंड सेट है कि इसमें पैसा मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, वो झांकते भी नहीं है। तो बच्चों को हम सिखाएं या वो हमसे सीखें, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इंदौर के लोगों को वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपना वेल्थ क्रिएट? मेरे फादर शुरू से कहा करते हैं लैंड इज लिमिटेड। मैं बहुत छोटा था तब मेरे पापा बोलते थे कि जीवन में अगर आपको 100 रुपये पॉकेट मनी मिल रही है तो आप उसमें से 10 रुपये बचाइए और वो जमीन में इन्वेस्ट करने की सोचिए। जहाँ हमारी शॉप है, जहाँ हमारा घर है, हमारी औकात नहीं थी कि हम वो ले लेते। मेरे फादर ने जैसे तैसे कर करके वो चीज़ें ली और खरीदी, क्योंकि लैंड लिमिटेड है, वो एक लैंड ही लिमिटेड है, इसके अलावा कोई चीज़ लिमिटेड नहीं है। तो लैंड लिमिटेड भी है और उसकी वैल्यू डेफिनेटली आज नहीं कल बढ़ेगी। जो कुछ भी हम यहाँ प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इन इंदौर, इंडिया, पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की वजह से, लैंड की वजह से। आप सोच रहे हो कि कोई आदमी बिजनेस में कमा रहा है? नहीं, इवन डॉक्टर्स भी जो है ना, दिन भर जो कमाते हैं वो प्रॉपर्टी में लगा देते हैं और उससे फिर कमाते हैं। तो लैंड लिमिटेड है और इसका पैसा बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है। चाहे वो रोटी हो या कपड़ा, वो भी लैंड से ही मिलता है। बिल्कुल, सब चीजें सब लैंड पे ही आके सब लिंक्ड होता है। इंदौर में सर आप ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाहते हैं या देखना चाहते हैं जो जिससे टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो? क्योंकि टूरिज्म के सेक्टर में हमें लगता है इंदौर को थोड़ा। अब देखिए, महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर के बाद इंदौर को वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जी, और महाकालेश्वर भी अभी 5 साल लगेंगे जी, तो ये 2028 में जो कुंभ आ रहा है, हाँ, उसके बाद आप मान के चलिए कि इंदौर की प्रगति कितनी भयंकर होगी टूरिज्म सेक्टर में। उसका कारण है, हाँ, अभी हमारे यहाँ साड़ी खरीदने लोग आते हैं, बोलते हैं उज्जैन से साहब हम आए, महाराष्ट्र से उज्जैन आए थे, तो आपके यहाँ ओंकारेश्वर जा रहे थे, रास्ते में रुक गए। नमकीन सेक्टर को देख लो, सारा नमकीन बिक रहा है। तो जो उज्जैन आया वो ओंकारेश्वर जा रहा है, जो ओंकारेश्वर आया वो उज्जैन जा रहा है। और इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर एक ऐसा ट्रायंगल हो गया है। आप देखना, यहाँ लोकल ट्रेन्स भी चलने लग जाएंगी, मेट्रो भी चलने लग जाएंगी, और आपको पता नहीं चलेगा कब उज्जैन आ गया, कब ओंकारेश्वर आ गया। तो ये तीनों चीजें बहुत लिंक्ड है। इसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि सिटी में, जैसे इन्होंने वो खान नदी प्रोजेक्ट जो था, उसको पता नहीं है क्यों कंप्लीट नहीं करते हैं। इसको करना चाहिए, और इसमें अगर ये बोट वगैरह चलाएं तो वेनिस जैसा हाल हो जाए। लंबी है, बहुत लंबी है, बिल्कुल वेनिस जैसा खूबसूरत बना सकते हैं उसको। हाँ। और बिल्कुल लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम करके रेवेन्यू भी मिलेगी, प्लस हम जो बाहर से आया उसको, आदमी को अन्नपूर्णा बीजासन ले जाने के साथ यहाँ भी ले जा सकते। सच, अभी हमारे पास मंदिरों के अलावा ले जाने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहीं तो पितर पर्वत ले गए।
आपने ये जो लोकल ट्रेन वाली बात कही, इंदौर से उज्जैन महाकालेश्वर, न्यूज़ में भी आया है कि इंदौर से उज्जैन तक वंदे भारत को चलाने का नया वो पास किया गया है। आई होप जल्दी हो जाए ताकि लोग भी इसका लुत्फ उठा सके। आप सीमेंट इंडस्ट्री से हैं, गट्टानी सीमेंट से, तो आपका सीमेंट इंडस्ट्री तो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है सर, लेकिन जो आपके सीमेंट के बायर्स हैं, रियल एस्टेट, और इनको काफ़ी देखा जाता है कि ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो आप कैसे तालमेल बिठाते हैं अपने इस बिजनेस का, कि सीमेंट इंडस्ट्री से आप उनको सेल करते हैं अपना ये प्रोडक्ट्स, तो वो इतने अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कैसे तालमेल बैठता है? उनका अनऑर्गेनाइज्ड होने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उनका कोई नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उनको बांध के रखे किसी चीज में, रेगुलेट करे, बांध रेगुलेट करके रखे। अभी क्या होता है, हर आदमी अपने नियमों से बनाता है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उनको भी फॉलो नहीं करता। हर आदमी सोचता है कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाया, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लूं। आप देखिए, अपन बाहर जाएंगे, ये अंतर आपको दिखेगा। आप इंदौर के बाहर जाएंगे तो आपको टाउनशिप देख के लगेगा कि पूना में, बॉम्बे में टाउनशिप के अंदर एक एक टाउनशिप में 5-5, 10-10 स्विमिंग पूल बने हुए हैं। और हमारे यहाँ जो एक स्विमिंग पूल के लिए जगह छोड़ते हैं, पहले तो बहुत छोटी सी छोड़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आता कि उसको स्विमिंग पूल कैसे बोलते हैं, और उसके बाद वो छोड़ने के बाद उसको कभी मेंटेन भी करके नहीं रखेंगे। इवन हमारे अच्छे अच्छे मॉल के एस्केलेटर बंद पड़े हैं, लिफ्ट्स बंद पड़ी हैं। तो ये एक्चुअली बिल्डर की सोच ही नहीं है वैसी कि हम सुविधाएं देंगे तो लोग आएंगे। वो उनका सोच है कि हम कमा लें, बस जब बना तक के रख दिया। इस प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब बनाने के साथ मेंटेनेंस पे भी बहुत ध्यान ज्यादा देना जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये तो आपने सच कहा। मैं भी काफी मॉल्स वगैरह में देखा मैंने, एलिवेटर बंद रहते, लिफ्ट, तो पब्लिक को सामना करना पड़ता है परेशानियों का, इस पे वो सोचते भी नहीं है। सर, इंदौर में एक सुपर कॉरिडोर है, उस पे काफ़ी आईटी सेक्टर्स आ रहे हैं, और काफ़ी रेसिडेंशियल स्पेसेस और कमर्शियल स्पेसेस का भी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये आपकी सीमेंट इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट करते हैं? हमारी इंडस्ट्री तो देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पे टिका हुआ है। और सीमेंट की बात करें तो इंडिया में सीमेंट जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे सुपर कॉरिडोर आपने बोला, तो आईटी सेक्टर के लोग बोल रहे हैं, अपने नया आईटी पार्क भी बन रहा है, RE2 भी बन रहा है, नया रीजनल वो भी बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो ये सब चीज़ें बन रही है, वो सब इसलिए बन रही है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ सेटल होना चाह रहे हैं। तो सब चीज़ें एक दूसरे की बिल्कुल अनुपूरक है। लोग आ रहे हैं, उनको सेटल करना है तो आईटी पार्क में काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं तो उनको मॉल चाहिए तो उनको टॉकीज भी लगेगा, तो उनको मेट्रो भी लगेगी, तो सारी चीजें लगेंगी, सब एक साथ ग्रो कर रही हैं। जब ये सारी चीजें लगेंगी और बनेंगी तो सीमेंट तो बिकना ही बिकना है। तो सीमेंट का तो मेन रोल है ही है। एक छोटा बंगला बने या बड़ी टाउनशिप बने या बड़ी बिल्डिंग बने, सीमेंट के बिना कुछ हो नहीं सकता, और सीमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट जिंदगी में आने वाला नहीं है। इसका योगदान हर सेक्टर हमेशा रहेगा। पूरी भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा सेक्टर, आपको शायद मालूम नहीं होगा, मुझे पता नहीं, कि भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू देने वाला सेक्टर है वो सीमेंट है। 28% टैक्स है, और प्लांट से एक बैग भी सीमेंट बिना टैक्स दिए नहीं निकल सकता। प्लांट से एक बैग भी निकलता है तो टैक्स देके निकलता है। तो इसलिए, और चूंकि CGST में आता है तो सेंट्रल में सारा पैसा जाता है। ये जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें सीमेंट नंबर 1 और स्टील नंबर 2 पे है। ये दोनों इतना पैसा देते हैं। और हमारे इंडिया की जीडीपी में भी सीमेंट इंडस्ट्री का 1.2% कंट्रीब्यूशन है। तो सीमेंट इंडस्ट्री तो सच में, चाहे हम किसी भी डेवलपमेंट की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री का वहाँ हमें रोल दिखता ही है, और शुरुआत भी उसी से होती है। एक तरीके से बाइंडिंग फोर्स का रोल निभाता है सीमेंट इंडस्ट्री। सर, हम सब कैसे ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे शहर की प्रगति का बेनिफिट शहर के हर लोग को हो, हर इंदौरी को हो? ये तो बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि लोगों की सोच भी नहीं रहती है। लोग तो सुबह से शाम 80% पॉपुलेशन तो अपना जीवन यापन कैसे हो जाए उसी में लगा रहता है, उसी में उसका दिमाग है। ना तो वो बेचारा ये संगीत के कार्यक्रम में जा रहा है, ना मॉल में जा रहा है, ना कुछ जा रहा है। 80% लोग ऐसे हैं जिनको कोई वो नहीं है। फिर भी शहर का डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारी चीजें, इन्होंने नाइट कल्चर जैसे चालू किया था, ठीक है, उसके बुरे परिणाम भी हुए कि लोगों की कई आदतें बिगड़ी भी, लेकिन उसके बावजूद भी शहर में रौनक बढ़ने लगी, तो लोग निकल के बाहर आने लगे, और सारी चीजें वही काफी नई नई चीजें वहां पे देखने को मिली। तो मेरे हिसाब से शहर के, हमारे इंदौर की प्रगति को कोई रोक तो सकता नहीं है,
क्योंकि जितना मैंने बताया शुरुआत में कि सेफ्टी है और जितना माहौल अच्छा है, उसको देखते हुए इंदौर तो ग्रो करना ही करना है। तो इंदौर ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ रहने वाले हम सब लोग ग्रो करेंगे। और फिर भी कहीं काफ़ी जगह ज़रूरत भी है इम्प्रूवमेंट की, तो उसमें भी ये लोग ध्यान दें। और वो तो ध्यान देने की तो जरूरत है, प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए। और इंदौर के लोग भी उसमें उनका कोलैबोरेटिवली उनका सहयोग करें। वो आप देखिए ना, इंदौर के लोगों की ना, इंदौर के लोगों में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। जी। अभी प्लांटेशन की बात हुई तो जितने भी सामाजिक या ग्रुप हैं, हाँ। क्लब्स बने हुए हैं, वो सभी लग गए हर सारे संडे को। NGOs वगैरह। हाँ, सारे एनजीओ प्लांटेशन करने लगे। जी। तो हमारे इंदौर को तो बस हाँकने की जरूरत है, एक बार चला कि फिर भेड़ चाल के जैसे चलने लग जाते। तो बड़े सरल लोग हैं, आप पता पूछो तो घर तक छोड़ के आते हैं। हाँ। सच में बहुत दिल के, बहुत वेलकमिंग लोग हैं हाँ। इंदौर के। आप क्या लेगेसी छोड़ना चाहेंगे इंदौर के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए? आप क्या लेगेसी छोड़ेंगे? मेरे हिसाब से तो इंदौर बस प्रगति करता रहे। अहिल्या बाई की नगरी है, उनका इतिहास रहा कि उन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म को फैलाने के लिए, सनातन धर्म के लिए बहुत काम किए। और हम भी अपने लिए नहीं जिए, सबके लिए जिए, सबके लिए काम करें। हम जो भी काम करें, जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो हमने किसी से सलाह मांगी, तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमको सलाह दी कि आप एक कैंसर हॉस्पिटल खोल लीजिए। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 30 साल 35 साल पुरानी। उन्होंने उस समय ये बोला कि अगर आप कैंसर हॉस्पिटल खोल लेंगे तो इतना पैसा आ जाएगा, आपसे संभलेगा नहीं। मेरे फादर ने बोला कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसमें तकलीफें ज़्यादा हो। तो हमने मकान बनाने का काम करा कि प्रॉस्पेरिटी है, और उसके बाद जब बच्चे बड़े हुए तो हमने साड़ी का काम करा कि वहाँ भी प्रॉस्पेरिटी है। तो आप खुशी भी है, आपके काम में खुशियाँ हो, लोगों का काम भी हो, हमारा भी हो, शहर का भी काम हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। सर, आपका कोई स्पेशल मैसेज हमारे दर्शकों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मेरे फादर ने शुरू में कहा था कि सेविंग्स होना चाहिए, और सेविंग्स की जब बात करते हैं तो आदमी को लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेफिनेटली लैंड में जो इन्वेस्ट किया है वो एक बार को लगता है कि हमको, कई बार लगता है कि हमारा ये महंगा इन्वेस्टमेंट है या ज़्यादा कर दिया, लेकिन आज की तारीख में जो भी प्रॉपर्टी आप जिस रेट में खरीदते हैं उसका इंक्रीज होना 2 टाइम्स 4 टाइम्स बिल्कुल होगा ही होगा, कोई टाल नहीं सकता है। तो जितनी वैल्यूज प्रॉपर्टीज में और लैंड में और इनमें बढ़ेगी उतनी किसी चीज़ में बढ़ना नहीं है। तो आदमी को अपनी कुछ ना कुछ सेविंग करके इस तरफ लगाना चाहिए, बाकी तरफ की बजाय थोड़ा ध्यान इस तरफ देना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, इस शो को रैप अप करने के पहले कोई, अगर आपको ऐसी कोई बात कहनी हो इंदौर के विषय में जो आप चाहते हैं आम जनता तक जाए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो भी आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अभी जो सफाई के मामले में हम लोग थोड़े से, चूंकि हम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम वापस से दें, क्योंकि ये स्थान अगर हमारा छिन जाएगा तो बड़ा बुरा लगेगा। और अगर सफाई अगर मेंटेन हो गई तो एक दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो आपके प्लेटफॉर्म से कैसे जाएगा मुझे पता नहीं, कि हम लोग ट्रैफिक के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये भी समस्या है ना। एक समय होगा, हो सकता है आदमी बोले मैं इंदौर नहीं जाना यार, इतनी बेकार सिटी है। अब मुझे भी वहां से आने के लिए ना कई बार सोचना पड़ा 45 मिनट लगे, क्योंकि छोटी छोटी सड़कें हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, और ट्रैफिक बार बार जाम हो रहा है। तो हमको ट्रैफिक के लिए भी प्रशासन के ऊपर डिपेंड न रहते हुए खुद को भी सोचना चाहिए, और इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि सफाई में भी हम नंबर 1 बने रहें, और ट्रैफिक में भी हम नंबर 1 बने। तो ये सारी चीजें, ट्रैफिक मैनेजमेंट का आपने काफी अच्छा मुद्दा बताया। और इसके अलावा जो आप एक हमें बता रहे थे वो रोड पे, उसका भी आप कुछ बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे लोगों को? रोड पे तो अभी हम हमारा अगला प्रोग्राम सितंबर में कर रहे हैं, हम उस पर पूरा रोड सेफ्टी पे प्लान करेंगे काम। हम हर बार एक नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं। मई में हमने मतदान के लिए लाए थे कि लोगों को बोले आप अपनी सेल्फी भेजिए, अभी भी हमने बोला था। अब अगला जो हम प्रोग्राम करेंगे रहेगा संगीत का कार्यक्रम 29 सितंबर को, लेकिन वहाँ हम रोड सेफ्टी पे एक बहुत बड़ी मुहिम चलाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, और लोगों को बोलेंगे कि हेलमेट और सीट बेल्ट गवर्नमेंट के लिए नहीं, हमारे लिए जरूरी है। तो ये एक मैसेज हम देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। अगर हमारे साथ सभी एनजीओस, क्लब्स और ये रोटरी, लायंस और ये सब लोग करें तो ये 10 दिन का काम एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में हो जाएगा, मतलब वही है, सब साथ मिलके करें तो बड़ी, यही इंदौर की प्रगति पे भी यही। और जितने यंगस्टर्स हैं ना, अभी जितने जो युवा आ रहे हैं इंदौर में पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल बेलगाम है।
उनको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा कंट्रोल है है ना, उनको सिटी से मतलब है, जी वो क्या खा रहे हैं क्या पी हाँ। रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां चौराहे पे सिगरेट पीती हुई सिगरेट दिखेंगी, पीती रहती हैं। ड्रग्स लेते हुए दिखेंगे, तो उनको कोई रोकने टोकने रोकने वाला वाला नहीं नहीं है। है। इस बारे में गवर्नमेंट को इसलिए सोचना चाहिए एक्शन लेना कि ये पड़ेगा। हमारे देश के भविष्य हैं। भविष्य है। अभी आपको लगता है कि बच्चा हमें क्या लेना देना, जबलपुर से आया, रायपुर से आया, बैतूल से आया, पता नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल है तो हमारे देश का। देश का और हमारे देश के बच्चे को हम इस सही तरीके से यहाँ पे कमजोर करेंगे तो कैसे। तो इस पे सबसे ज्यादा अगर काम करने की जरूरत है, तो ये जितना इंदौर अभी एजुकेशन हब बनता जा रहा है, हाँ तो इस पे कंट्रोल की जरूरत है कि जरूरत यहाँ कोई ऐसा नियम या एनजीओ को हम इन्वॉल्व करें कि वो इन लोगों को कंट्रोल में लाएं, कि भाई कुछ ना कुछ ऐसे नियम लाए जाएं, या तो समझाया जाए, या उनकी क्लासेस ली जाए, या उनको मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा थोड़ा वो बताया जाए सिखाया जाए कि भाई ये जो आप कर रहे हो गलत गलत है। इसके परिणाम गलत हैं। हाँ। ये बहुत ज्यादा जरूरी और है। एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस में तो अवॉइड बिल्कुल अवॉइड करना किया जाना चाहिए। चाहिए, उसके लिए रूल भी बना देना होना चाहिए, चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बच्चे भी देखते हैं, उन पे भी गलत असर बिल्कुल पड़ता गलत है इन सारी चीजों का। ये भी आपने बहुत अच्छा बताया कि इन सब चीजों पे भी रेगुलेशन लाना जरूरी है, और इसके लिए जनता को भी खुद में देखना पड़ेगा, प्रशासन को भी कुछ ऐसे नियम बिल्कुल। बनाने पड़ेंगे जो इस पे रेगुलेट हो। जैसे आज इंदौर का आदमी आप पहचान सकते हो, अगर ट्रेन में जा रहे हो ना, तो 10 जने बैठे हुए हैं, तो किसी ने कचरा फेंका तो उठाए, आपको लग जाएगा, पूछ लेना आपके इंदौर के हो क्या। वो पहचान हमारी हर तरफ बनना चाहिए कि अभी जैसे मैं नीचे गाड़ी व्यवस्थित खड़ी करके आया, उसने बोला नहीं यहाँ नहीं, यहाँ खड़ी करिए, मैंने भाई यहाँ खड़ी कर देते हैं। फिर एक जना वहीं थूक रहा था, अब मैंने उसको इसलिए नहीं टोका, मुझे डर लगा कहीं वो मुझे कुछ पलट के बोल ना दे। पर ये अवेयरनेस अगर हम ला देंगे कि भैया ये बिल्डिंग भी हमारी है, इसमें तुम थूकोगे तो हमारा नुकसान है, हमारे शहर का नुकसान है। ये अवेयरनेस जब ला देंगे, काम तो कठिन है लेकिन करेंगे तो मोदी जी ने सफाई का जो आज रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो सकते हो, नहीं तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन जब उन्होंने स्वच्छता, मैंने बोला पागल आदमी है, बोल रहा है कि खुले में पेशाब नहीं करना, लेकिन ये स्थिति हुई कि पूरे शहर में पूरे देश में जगह जगह टॉयलेट्स बन गए। तो उन्होंने सोचा और हुआ भी, हम भी सोचेंगे तो सोचेंगे सच। और एक बार सबने ठान लिया तो फिर वो बिल्कुल अकम्प्लिश हम सब साथ मिलके कर सकते हैं। ये आपने इसके अलावा अभी अगर आप किसी और मुद्दे के विषय में इंदौर के बारे में अपनी राय रखना चाहेंगे, या प्रशासन से बोलना चाहेंगे कि इसमें भी रूल्स बनाने की जरूरत है इस सेक्टर में या इस मुद्दे पे? इन तीनों चारों चीजों में रूल्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो इस फेवर में हूँ कि टैक्स बढ़ाने की बजाय इन चीजों पे पेनल्टी करना चाहिए। अगर कोई खुले में, जैसे इन्होंने बोला कि भीख मांगने पे अभी इन्होंने एक रूल लाए हैं कि भीख चौराहे पे मांगने वालों पे और भीख देने वालों पे पेनल्टी है, पर मैंने ऐसा किसी को रोकते हुए तो देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। हाँ, तो अगर आपने रूल तो बना दिया, लेकिन अगर आप 2-4 लोगों को अगर पनिश करते तो शायद ये रूल जो हो जाता कि लोग ना देते ना लेते। तो इसी तरीके से कुछ रूल की भाई अगर चौराहे पे बच्चे अगर सिगरेट पीते हुए दिख रहे हैं, या दुकानें स्कूल कॉलेज के पास में शराब और सिगरेट की लगी हुई हैं, तो इनको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कराएं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए, हमारे शो का आपने मुझे आमंत्रित किया, इस योग्य समझा कि मैं आपके साथ चर्चा कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।